राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति कैसे दे सकता है, इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी थी। कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का संघ की कार्यपालिका है, पार्ट 4 है शायद आज। और विधायी शक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो विधायी शक्तियों को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति। आर्टिकल 111, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना। कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। हमने बताया जैसे धन विधेयक है, राज्यों का नाम बदलना है, नए राज्य बनाने हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना है, या फिर कराधान से संबंधित विषय है जिसमें राज्यों के हित हैं, या कृषि आय की परिभाषा में कोई चेंज करना है, इत्यादि। ऐसे कई सारे विधेयक होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति से पेश करना होता है। लेकिन सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकते। जब राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी विधेयक कानून बनेंगे। विधेयक क्या होते हैं? विधेयक कानून बनाने का ड्राफ्ट होता है। कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, कानून बनाने का जो खाका पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसी खाके को, उसी ड्राफ्ट को विधेयक कहते हैं। जैसे अभी देखो पार्लियामेंट में कुछ विधेयक पेश किए गए हैं, संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, तो ऐसे ही कानून बनाने का जो खाका तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसी को विधेयक के नाम से जाना जाता है। जब विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति के पास भेजे जाते हैं, तो राष्ट्रपति यह निर्णय कर सकता है आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकता है राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। इसे विधेयक पर अनुमति देने, रोकने दोनों का अधिकार दिया गया है। तीसरी बात, राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये 3 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। लेकिन यहां पर एक अंतर यह है कि धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे, बस अभी समझ लो कि धन विधेयक को नहीं भेज सकता। तो 3 शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को कि अगर कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है। और अगर राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देता है तो विधेयक कानून बन जाता है। तो विधेयक कानून बन जाएगा अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति रोक ली, तो अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति रोक ली तो विधेयक कानून नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देगा तो विधेयक कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति रोक लेता है तो विधेयक कानून नहीं बनता है, विधेयक कानून नहीं बन सकता। अब तीसरी बात कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए, यानी दोबारा विचार करने के लिए भेज सकता है, क्योंकि संसद ने ही विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो राष्ट्रपति विधेयक को दोबारा विचार करने के लिए संसद के पास भेज सकता है, ये पावर है। लेकिन धन विधेयक को वह दोबारा विचार करने के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक क्या होता है ये हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि धन विधेयक को नहीं भेज सकता दोबारा विचार करने के लिए। धन विधेयक की चर्चा आगे की जाएगी। अब अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास विचार करने के लिए भेजता है तो संसद या तो विचार करके दोबारा ना भेजे तो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर संसद विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देती है, संसद चाहे तो उसमें राष्ट्रपति ने जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर संशोधन कर सकती है, या राष्ट्रपति ने जो सुझाव दिए हैं विचार के लिए भेजते समय संसद चाहे तो बिना संशोधन के जिस रूप में विधेयक पहले पारित किया गया था उसी रूप में विधेयक को दोबारा भी पारित कर सकती है, दोबारा भी उसी रूप में पारित करके भेज सकती है, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी परिवर्तन के। और जब दोबारा संसद राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी है। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो विधेयक को जब संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा तब संसद पुनर्विचार के पश्चात, पुनर्विचार के बाद विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। जरूरी नहीं कि भेजेगी, जरूरी नहीं भेजेगी, नहीं भेजेगी तो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा, कानून नहीं बनेगा। लेकिन अगर संसद चाहती है कि नहीं कानून बने तो संसद उस विधेयक को पुनः विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः भेज सकती है। अब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, यानी जब दोबारा विचार करने के बाद संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब वह विधेयक पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकता। तो इतना डिले वो कर सकता है, इतनी देरी वो कर सकता है
अन्यथा अगर संसद दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, चाहे संसद राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उस विधेयक में परिवर्तन करे या न करे। जिस रूप में पहली बार भेजा था दोबारा उसी रूप में पारित करके फिर से भेज दे तब भी राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 यह 3 शक्तियां राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर अनुमति देने के लिए वर्णन करता है। तो राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देने के लिए इन 3 शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करता है। अब यहां पर हमने कहा कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति रोक सकता है। जब राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति रोकता है तो इसी को वीटो कहते हैं। वीटो कहते हैं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के इस शब्द का मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट यानी मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब किसी विधेयक पर, जब किसी बिल पर राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर देता है या अनुमति रोक लेता है तो इसी को वीटो कहा जाता है, इसी को वीटो कहते हैं। तो अब वीटो शक्ति क्या होती है? वीटो शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर अनुमति रोक लेना। वीटो का अर्थ होता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक पर, बिल पर अनुमति रोक लेना। अब जब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक लेता है तो उसका होता क्या है? तो पूरे विश्व में 4 तरीके की वीटो पावर होती हैं। पूरे विश्व की बात कर लें कि 4 तरीके की वीटो पावर का वर्णन किया जाता है। तो वीटो के प्रकार, चार तरीके के वीटो पावर हैं। पहला आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। तीसरा निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और चौथा पॉकेट या जेबी वीटो। पूरे विश्व में ये 4 तरीके के वीटो पावर दी गई हैं। ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है इन चारों के? हम लोग इन कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। इन चारों के विशेषित वीटो भारत में नहीं है। जो विशेषित वीटो है, क्वालिफाइड वीटो है, ये भारत में नहीं है, अमेरिका में है। अमेरिका में यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है, भारत में यूज नहीं होता। लेकिन बाकी के जो 4 वीटो हैं, बाकी के जो 3 वीटो हैं 4 में से, ये भारत में उपयोग में लाए जाते हैं। भारत में प्रयोग इनका होता है, हो सकता है। तो कौन कौन से हैं, इन सबका अर्थ क्या है, हम लोग समझते हैं इन सबके अर्थ के विषय में। सबसे पहला है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो का मतलब होता है, वीटो का मतलब हमने क्या बताया? वीटो का मतलब हमने बताया कि विधेयकों पर अनुमति देने से मना कर देना। वीटो मतलब मना करना। आपने मुझसे कोई कार्य पूछा, मैंने मना कर दिया, इसका मतलब मैंने वीटो इस्तेमाल कर लिया। आपने अपने घर में कहा कि भाई मुझे ये काम करना है, घर वालों ने आपको मना कर दिया, बोले नहीं करना, इसका मतलब घर वालों ने वीटो कर लिया। तो वीटो करने का मतलब मना करना। आत्यंतिक का मतलब होता है जहां पूर्ण रूप से जो शक्ति दी गई हो, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, उस पर कोई सीमा ना हो, तो उसको आत्यंतिक कहते हैं। तो यहां आत्यंतिक वीटो का मतलब हो गया, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हो गया ऐसा वीटो जिस पर कोई सीमा ही नहीं है, असीम है वो। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देने से मना कर दे तो विधेयक कानून न बने किसी भी दशा में, क्योंकि राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी, वो शक्ति अपने आप में पूर्ण होगी, पूरी होगी। तो जब राष्ट्रपति अनुमति न दे तो विधेयक कानून न बने, किसी भी दशा में न बने। जब राष्ट्रपति अनुमति न दे तो किसी भी दशा में कानून न बने। तो ऐसे विधेयक को आत्यंतिक वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। अभी हमने लिखा था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। अगर विधेयक पर अनुमति देगा तो विधेयक कानून बनेगा, अगर विधेयक पर अनुमति रोक लेगा तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो एब्सोल्यूट वीटो है। अब दूसरी चीज यह है कि मान लो राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति रोक ली कि भाई राष्ट्रपति सहमत नहीं है कानून बनने से, तो राष्ट्रपति अगर विधेयक पर अनुमति रोक लेता है तो संसद को यह पावर होती है, विधायिका को यह पावर होती है कि वो राष्ट्रपति के अनुमति रोकने के निर्णय को रद्द कर दे। ऐसे अवसर भी निर्मित किए गए हैं। कुछ अवसरों पर विधायिका को यह शक्ति दी गई है, लेजिस्लेचर को यह पावर दी गई है कि राष्ट्रपति ने विधेयकों पर जो अनुमति रोक ली है, विधेयकों पर इस अनुमति रोकने के निर्णय को ही रद्द कर दिया जाए और कानून बना लिया जाए। यानी राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करके कानून बना लिया जाए। पार्लियामेंट को यह पावर दे दी जाए कि राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करके कानून बना लिया जाए। राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी जा सकती हैं और राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को ये जो 2 शक्तियां दी गई हैं कि राष्ट्रपति ने अगर विधेयक पर वीटो कर लिया कि भाई मैं नहीं चाहता कि कानून बने, अब जब राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो कर लिया तो संसद
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को नष्ट कर सकती है और कानून बना सकती है। इसको कानूनी भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अध्यारोहण करना। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अध्यारोहण करना, ओवरराइड करना। तो कैसे ओवरराइड किया जा सकता है? दो तरीके से ओवरराइड किया जा सकता है। पहला तरीका है कि अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति देने से मना किया तो विधायिका विशेष बहुमत से कानून बना ले जाए। दूसरा तरीका है कि राष्ट्रपति ने जब विधेयक पर अनुमति देने से मना किया तो विधायिका साधारण बहुमत से कानून बना ले जाए। यानी ये दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को विधायिका नष्ट कर सकती है। तो इन्हीं दोनों तरीकों को दो अलग अलग वीटो पावर के रूप में समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? देखो, विशेषित वीटो ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुमति न दे, किंतु राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी विधेयक पर, बिल्स पर, जो भी बिल पेश किया गया, जो भी विधेयक पेश किया गया, राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति नहीं दी, लेकिन विधायिका यानी विधानमंडल, कुछ भी कह लो, लेजिस्लेचर इंग्लिश में एक ही शब्द होते हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं अनुवाद, किंतु विधायिका विशेष बहुमत के द्वारा विधायिका विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय को समाप्त कर दे। इसको कहते हैं अध्यारोहण करना, ओवरराइड करना। तो राष्ट्रपति ने तो विधेयक पर अनुमति नहीं दी, लेकिन विधायिका ने क्या किया कि उसने विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय की शक्ति को समाप्त कर दिया। कौन सा निर्णय? वीटो के निर्णय की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि विधायिका विशेष बहुमत से कानून बना ले, अर्थात कानून बन जाए। राष्ट्रपति नहीं चाहता था कानून बने, लेकिन विधायिका ने राष्ट्रपति के निर्णय को विशेष बहुमत से रद्द कर दिया और कानून बना लिया। तब इसे विशेषित वीटो कहते हैं। जैसे अमेरिका में विशेषित वीटो है, अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो है, भारत में नहीं है। हमने पहले लिख दिया भारत में नहीं है, केवल एक भारत में नहीं है, बाकी तीनों में नहीं लिखा हमने। इसका मतलब तीनों भारत में है। आत्यंतिक है, हमने समझा, निलंबनकारी है, पॉकेट वीटो है। अब निलंबनकारी क्या है इसे समझो। जब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति ना दे, जब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति ना दे, किंतु राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति नहीं दी, लेकिन किंतु विधायिका यानी जैसे संसद हमारी साधारण बहुमत से, यहां साधारण बहुमत है, यहां विशेष बहुमत था, यहां साधारण बहुमत है, विधायिका साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को रद्द कर दे, अर्थात कानून बना ले। विधायिका साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को समाप्त कर दे और कानून बना ले, तब इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो कहते हैं। कैसे? जैसे ये देखो, विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, राष्ट्रपति ने उसे संसद के पास दोबारा विचार करने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी होती तो विधेयक कानून बन जाता। राष्ट्रपति ने अनुमति रोक ली तो कानून नहीं बना। तो ऐसी दशा में संसद जब दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी जब संसद दोबारा पारित करके विधेयक को भेज देगी तो वह कानून अवश्य बन जाएगा। और संसद किसी भी विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करती है। हम लोग बहुमत की चर्चा आगे करेंगे समय समय पर। वैसे हमने सारे बहुमत पर, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, आत्यंतिक बहुमत, सारे बहुमत पर छोटे छोटे वीडियो बना करके हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। तब तक चाहो देख सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे टर्म आएगा इनका, हम लोग समय समय पर इन विधेयकों की, इन बहुमत की चर्चा करेंगे। तो अभी नहीं, अभी बस समझ लो, आगे हम लोग इनकी चर्चा करेंगे कि विशेष बहुमत और साधारण बहुमत क्या है यहाँ पर। तो संसद के द्वारा जो भी कानून बनते हैं वो साधारण बहुमत से बनेंगे। जैसे अभी देखो, जो संसद में विधेयक पेश किया गया है, जैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक पेश किया गया, सुना होगा चर्चा में, इतना तो न्यूज़ देख रहे होगे। न्यूज़ देखना जरूरी है, न्यूज़ पढ़ना जरूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तो जो भी विधेयक पेश किया गया है, इस विधेयक में यही सारी व्यवस्था लागू होगी। अगर विधेयक को संशोधित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद अगर संसद दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यानी पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेज दिया, इसका मतलब राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, इसका मतलब राष्ट्रपति ने वीटो कर लिया। लेकिन संसद ने साधारण बहुमत से पारित करके दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना बाध्यकारी है। इसका मतलब ये हो गया कि संसद ने राष्ट्रपति की वीटो पावर को खत्म कर दिया और कानून बना लिया। ये हो गया निलंबनकारी वीटो। और जो वीटो का चौथा प्रकार है, फोर्थ प्रकार है, वो है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है जब राष्ट्रपति विधेयक को ना तो अनुमति दे, ना तो अनुमति देने या रोकने की घोषणा करे।
राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा गया, और एक तो तरीका यह है कि भाई राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तो कानून बन गया। दूसरा तरीका यह है कि राष्ट्रपति ने अनुमति रोक लिया तो कानून नहीं बना। तीसरा तरीका है कि राष्ट्रपति ने अभी विधेयक पर कोई निर्णय ही नहीं लिया कि वह अनुमति दे या अनुमति रोके। विधेयक राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा हुआ है, विधेयक राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अनुमति दे रहा है और ना तो विधेयक पर अनुमति रोकने की घोषणा कर रहा है, कोई घोषणा ही नहीं कर रहा है। और इस तरीके से विधेयक राष्ट्रपति की टेबल पर अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग है, अनिश्चित काल के लिए पड़ा हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी जेब में डाल लिया है, पॉकेट में डाल लिया है, और उस विधेयक पर विचार ही नहीं कर रहा है। तो जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर निर्णय नहीं लेता है, अनुमति देने या ना देने की कोई निर्णय नहीं लेता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो राष्ट्रपति ने उस विधेयक को जेब में रख लिया है, पॉकेट में रख लिया है, वह उस पर विचार ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अनुमति देता है, ना तो विधेयक पर अनुमति रोकता है, यानी अभी राष्ट्रपति ने विधेयक पर विचार नहीं किया है। तो जब तक राष्ट्रपति ने विधेयक पर विचार नहीं किया है और लंबे समय से विधेयक राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने एक तरीके से वीटो का ही इस्तेमाल कर लिया है। अन्यथा राष्ट्रपति निर्णय लेता कि उसे अनुमति देना है या नहीं देना है, लेकिन उसे कोई निर्णय ही नहीं लिया। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। एक बार अपने यहाँ पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है भारत में, जैसे 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति जैल सिंह थे, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया था डाकघर संशोधन विधेयक पर। क्यों कर लिया था? बेसिकली डाकघर संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया था जिससे जो भी आतंकियों के बीच पत्राचार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में पंजाब में आतंकवाद बहुत तेजी से फैला हुआ था 1980 के दशक में। 80 के दशक में ही नक्सलवाद दोबारा बहुत तेजी से फैलने लगा था पूरे देश में, नक्सली हिंसा बहुत होने लगी थी। पूर्वोत्तर में उग्रवाद अलग चरम पर था। जैसे आज देखो कुकी और मैतेई का संघर्ष, हालांकि ये संघर्ष है नहीं, ये कराया गया है, विदेशी शक्तियों के द्वारा कराया गया संघर्ष है जानबूझकर, क्योंकि कुकी के पास AK-47 हैंड ग्रेनेड, यानी वो सारे हथियार हैं कुकी जनजातियों के पास, वो जनजातियां हैं। हालांकि वो हिंदू धर्म नहीं मानती, उन्होंने ईसाई धर्म अडॉप्ट कर लिया है, 100% कन्वर्जन है वहां पर, कहने के लिए जनजातियां हैं, लेकिन उनके पास सारे आधुनिक हथियार हैं, AK-47 जैसे आधुनिक हथियार हैं, हैंड ग्रेनेड हैं जो सेना इस्तेमाल करती है, विस्फोटक हैं, तमाम सारे अत्याधुनिक हथियार हैं। कहाँ से आए? बिना अवैध तस्करी के नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, बिना विदेशी ताकतों के समर्थन के नहीं आएंगे। जब तक विदेशी ताकतें पैसा और हथियार नहीं देंगी तब तक आएंगे नहीं, क्योंकि जनजातियों के पास इतना पैसा होगा नहीं कि भाई खरीदो इतने महंगे हथियार। तो इसलिए जो कुकी और मैतेई का संघर्ष है वो बेसिकली कराया गया संघर्ष है, प्रोवोक किया गया है, क्योंकि उसके पीछे की कहानी दूसरी है। जो पश्चिमी ताकतें हैं वो इस एरिया में एक ईसाई देश बनाना चाहती हैं, इसीलिए म्यांमार में भी अस्थिर किया गया है चिन प्रदेश को, कुकी को लेकर के। बांग्लादेश को भी इस समय अस्थिर कर दिया गया। तो वो एक अलग षड्यंत्र है पश्चिमी ताकतों का, जो पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मिलकर के ये सारा काम करती हैं ग्राउंड लेवल पर। एनीवे, तो 1980 का जो डिकेड था हमारा वो बहुत उथल पुथल वाला था। पंजाब में आतंकवाद, देश के अधिकांश भागों में, लगभग आधे राज्यों में नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, तरह तरह की हिंसा थी। और इन आतंकियों के बीच, उग्रवादियों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा साधन, एकमात्र साधन लेटर्स थे, पत्र थे। तब टेलीफोन होते नहीं थे, मोबाइल का नामो निशान नहीं था। हमने कल्पना नहीं की थी कि मोबाइल जैसी चीज़ आएगी उस समय, क्योंकि कंप्यूटर भी नहीं था हमारे देश में उस समय। तो कंप्यूटर नहीं था, फोन नहीं थे, मोबाइल के बारे में कल्पना नहीं थी, केवल लैंडलाइन हुआ करते थे, और वो भी बहुत मुश्किल से लगते थे। किसी किसी मोहल्ले में एक आध फोन होते थे, एक दो फोन मुश्किल से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लैंडलाइन कनेक्शन मिलते थे। खूब ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी, बहुत सारे शपथ पत्र देने पड़ते थे, बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते थे, सांसद से, विधायक से, मंत्री से, IAS से, तब जाके कहीं एक फ़ोन लगता था। ऐसा लगता था जैसे AK-47 खरीद रहे हैं, फ़ोन नहीं लगवा रहे हैं। ये वो जमाना था। तो आतंकी भी आपस में लेटर्स के माध्यम से बातचीत करते थे, पत्रों के माध्यम से, नक्सली भी आपस में पत्रों के माध्यम से बातचीत करते थे। तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने सोचा कि इस कम्युनिकेशन को कैसे ट्रैप किया जाए, क्योंकि टेलीफोन से बात होती तो भाई टेलीफोन की रिकॉर्डिंग होती है, टेलीफोन तो था ही नहीं, तो पत्र के आदान प्रदान से होता था, लेटर के आदान प्रदान से होता था। तो उन्होंने उस लेटर को चेक करने की व्यवस्था बनाई। इस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि अगर पोस्ट ऑफिस के किसी अधिकारी को किसी लेटर में कोई संदिग्ध विषय लगता है या उसका पता संदिग्ध लगता है, कुछ भी संदिग्ध नजर आता है, तो उस पत्र को खोला जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और अगर उस पत्र में कुछ भी एंटी नेशन है या राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, या देश के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बात लिखी गई है, तो उस पत्र को पुलिस एजेंसियों को सौंपा जा सकता है, फिर पुलिस अपना काम करेगी। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था चेक करने के लिए बना दी गई। और अगर पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को लगा कि नहीं नहीं गलत खुल गया, इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था, तो वो फिर से लेटर को चिपका सकते हैं और चिपका करके वापस जिस पते पर जाना था उस पते पर भेज सकते हैं। ये व्यवस्था थी इस संशोधन के विधेयक में। लेकिन अब इसमें एक बड़ा गहरा निहितार्थ छिपा हुआ था, इसमें एक बड़ा गहन प्रश्न छिपा हुआ था। ये प्रश्न ये था कि हम सबके बीच कम्युनिकेशन का, संचार का केवल एक साधन था, और वो था पत्र, लेटर। लेटर के ही माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाएं शेयर करता था,
लेटर के ही माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार की समस्याएं शेयर करता था। लेटर के माध्यम से ही व्यक्ति अपने परिवार की गोपनीय बातें एक दूसरे के साथ शेयर करता था। तो लेटर ही संचार का एकमात्र साधन था लोगों के बीच। आज तो आप घर से निकले, तुरंत आपको ऑटो या कैब मिल गई, आपने तुरंत मैसेज किया, मिल गई, आगे पहुंच गए, मेट्रो मिल गई, आगे पहुंच गए, ट्रेन मिल गई, बस मिल गई। एक एक पल आप अपडेट करते रहते हैं। बस में आपने चाय पी लिया, ट्रेन में आपने चाय पी लिया, अपडेट कर दिया, चाय पी लिया, फोटो भी खींच ली, चाय सेल्फी ली, पोस्ट कर दिया कि चाय पीते हुए। तो अब तो आप पल पल की खबर देते रहते हैं, पहले नहीं था। पहले घर से निकल गए तो गए, जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद वहां से लेटर लिखोगे, वो लेटर एक आध हफ्ते में जहां आपको पहुंचाना है वहां पहुंचेगा। तो घर वालों को कम से कम 8-10 दिन बाद पता चलता था कि आप पहुंच गए। 8-10 दिन के पहले नहीं पता चल पाता था कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये वो समय था। तो जब ये विधेयक जैल सिंह के पास पहुंचा तो जैल सिंह ने समाचार पत्रों में पहले ही इसकी चर्चा सुन रखी थी। उन्हें लगा कि यह संशोधन लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन करेगा, और गोपनीयता बनाए रखना लोगों का अपना अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की गोपनीय बातों को जानने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। अगर कोई दूसरा इसे व्यक्ति के बिना न जाने हुए, व्यक्ति के बिना इच्छा के दूसरा इसे जानने की कोशिश करे तो यह व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसे अब राइट टू प्रिवेसी कहते हैं, गोपनीयता का अधिकार या निजता का अधिकार कहते हैं, जिसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है, मूलाधिकार घोषित कर दिया है। लेकिन उस समय यह चिंता राष्ट्रपति ने जाहिर की, क्योंकि उस समय तो मूलाधिकार नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति को यह चिंता थी कि इससे तो लोगों की गोपनीयता भंग हो जाएगी, इससे तो लोगों के अधिकारों का हनन होगा। और दूसरी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस पर के कामकाज पर भी गलत असर पड़ता, क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाएं भी पत्रों के माध्यम से शेयर करता। पता चला पोस्ट ऑफिस वालों को लेटर पढ़ने में मजा आ रहा है, पूरा पोस्ट ऑफिस लेटर खोल खोल के पढ़ रहा है, ये तो गलत बात होती। तो नतीजा यह है कि जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया। जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक उन्होंने इस विधेयक पर अनुमति नहीं दी। ये विधेयक उन्हीं की टेबल पर पड़ा रहा। फिर जब उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति आए, आर वेंकटरमन जब राष्ट्रपति बने, तो उनके समय भी कुछ समय तक ये विधेयक टेबल पर पड़ा रहा, लेकिन उनको लगा कि अब इस विधेयक पर निर्णय लेने का समय आ गया है, और अंत में उन्होंने फिर इस विधेयक पर अनुमति नहीं दी, तो ये कानून नहीं बना, तो ये कानून नहीं बन पाया। तो इसको पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है, जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 तरीके के वीटो पावर पूरे विश्व में राष्ट्राध्यक्षों के लिए प्रचलित हैं, जिनमें से 3 तरीके की वीटो पावर, आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो भारत में प्रचलित है। जो विशेषित वीटो का प्रावधान है ये भारत में प्रचलित नहीं है, ये अमेरिका में प्रचलित है। तो ये वीटो पावर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति है वो है अध्यादेश की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की शक्ति, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123। अध्यादेश की शक्ति, आर्टिकल 123। क्या है अध्यादेश की शक्ति? आर्टिकल 123। हम लोग अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे। अध्यादेश क्या होता है पहले हम लोग अध्यादेश समझ लेते हैं। पहले अध्यादेश क्या होता है ये समझते हैं, फिर अध्यादेश की शक्ति समझते हैं। कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है। हमारे यहाँ विधायिका संसद है, तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। लेकिन हमारे यहाँ जो संसद की बैठकें होती हैं वो रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर बैठकें होती हैं। आगे हम लोग आपको बताएंगे कि संविधान में संसद की बैठकों का यानी सत्र के आयोजन का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। बस इतनी सी बात कही गई है कि 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। केवल इतना सा प्रावधान है कि 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर ना हो। कितनी बैठकें होंगी इसका कहीं कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। फिलहाल परंपरा है हमारे यहाँ कि 3 बैठकों का आयोजन होता है। जैसे शुरू में बजट सत्र आयोजित हो जाता है जनवरी से, जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाता है जैसे इस समय चल रहा है, और इसके बाद नवंबर दिसंबर में ठंड के समय में शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन होता है। सेशन कब आयोजित होगा, कितने दिन का चलेगा, ये सब कहीं कोई नियम नहीं है। ये जरूरी नहीं कि 3 सत्र हर साल हो, ही जरूरी नहीं है। जैसे जब कोविड का पीरियड था तो कोविड के पीरियड में 3 सत्रों का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि कोविड में तो एक दूसरे के नजदीक जाने में भी डर लगता था। तो फिर उस साल केवल 2 ही बैठक हुई संसद की, 3 नहीं हुई, और बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए हुई। लेकिन संसद जब तक नहीं बैठेगी तब तक कानून नहीं बनेगा, क्योंकि कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की ही है। संसद ही कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट यानी विधेयक पेश करती है, और विधेयक को पारित करती है, और राष्ट्रपति अनुमति देता है तो कानून बनेगा। यही हम लोगों ने पढ़ा अभी कल से लेकर आज तक। अब मान लो संसद बैठक में नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत जरूरी है। कानून क्यों बनाते हैं? आदेश देकर भी तो काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कानून के माध्यम से ही लागू किया जाना चाहिए और लागू किया जा सकता है, क्योंकि कानून के प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। आदेश बाध्यकारी हो या ना हो ऐसा भी है, लेकिन जब संसद कानून बना देती है तो कानून के प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। जो कानून नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। तो कानून मानना सबके लिए जरूरी है, कानून का पालन बाध्यकारी होता है। इसीलिए क्योंकि कानून का पालन बाध्यकारी होता है, इसीलिए हम कानून बनाने को प्राथमिकता प्रदान करते हैं कि भाई जो भी चीज है उसके लिए कानून बना दिया जाना चाहिए। तो कानून तभी बनेगा जब संसद बैठक में होगी, जब संसद का सत्र चल रहा होगा। जब संसद का सत्र नहीं चलेगा, जब संसद बैठक में नहीं होगी, तो कानून नहीं बन सकता। और मान लो किसी विषय पर कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है उसे लागू करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, जब संसद
कानून बनाने का कार्य करती है, तो कानून बनाना इतना आसान भी नहीं है, बड़े सारे पेज हैं उसमें, बड़े सारे व्यवधान भी हैं उसमें। जैसे अभी देखो, कल आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, वैसे जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा तैयारी करने का। जैसे न्यूज़पेपर में क्या छपा कि भाई वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया, क्योंकि कानून में संशोधन कानून बनाने के तरीके से ही होता है, प्रक्रिया से ही होता है, और कानून विधेयक से बनते हैं। तो एक विधेयक तैयार किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। अब लोकसभा पारित कर देती तो राज्यसभा के पास चला जाता, लेकिन लोकसभा ने पारित नहीं किया। रोज लोकसभा ने इसे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। अब जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इस सेशन में अपनी रिपोर्ट कभी नहीं देती। जिस सेशन में गठन किया जाता है उस सेशन में अपनी रिपोर्ट कभी नहीं देती, कम से कम अगले सेशन में ही वो अपनी रिपोर्ट देगी। इसका मतलब है कि ये जो कानून बनाने के लिए, कानून में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया गया, अब ये टल गया, क्योंकि ये तो सेशन खत्म होने जा रहा है। इस सेशन के खत्म होने के बाद अब अगला सेशन नवंबर या दिसंबर में होगा। बहुत छोटा सेशन होता है, 10-12 दिनों का विंटर सेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो उन 10-12 दिनों में अगर इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और चर्चा हो गई तो बात ठीक, नहीं तो फिर टल जाएगा। उसके बाद बजट सेशन में फोकस बजट पारित करने का होता है, उसमें चर्चा हुई तो ठीक, नहीं तो फिर टल जाएगा मानसून सत्र में। यानी कानून बनाना इतना आसान नहीं है। अगर संसद के सदस्य चाहें तो देश में कानून बनने से रोक सकते हैं, देश में कानूनों में संशोधन करने से रोक सकते हैं, और देश में सरकार चलाने के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। अगर संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है, संसद सदस्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं राजनीतिक विरोध के आधार पर, और ऐसा किया जाता रहा है हमारे यहाँ, ऐसा होता रहा है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने ये बात कही। लेकिन सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो कानून बनने जरूरी है, समय के साथ कानूनों में संशोधन करना जरूरी है। अब जब कानून नहीं बन पा रहे हैं तो कैसे इस गैप की भरपाई की जाए, इस अंतराल को कैसे भरा जाए बच्चों? इसी अंतराल को भरने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो अध्यादेश का है, ऑर्डिनेंस का है। कि जब कानून न बन पा रहा हो, क्यों नहीं बन रहा हो? क्योंकि संसद बैठक में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, संसद का सेशन नहीं चल रहा है, अधिवेशन नहीं चल रहा है। जब संसद बैठक में नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रपति एक ऐसी घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति एक ऐसा डिक्लेरेशन कर सकता है जिस घोषणा का महत्व और प्रभाव वही होगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होगा। ऐसी घोषणा को अध्यादेश कहा जाता है, ऐसी घोषणा को अध्यादेश कहा जाता है। यानी अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा है जिसका महत्व और प्रभाव संसद के कानून जैसा होता है। जो महत्व संसद के कानून का होता है, जो प्रभाव बाध्यकारी होता है कानून, जो प्रभाव संसद के कानून का होता है, वही महत्व और वही प्रभाव राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश का होता है, ऑर्डिनेंस का होता है। यही अध्यादेश का महत्व है, यही अध्यादेश का महत्व है, और इसीलिए अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और इसका कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको 213 कर दो, अगर 213 कर दो तो ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाती है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल भी जारी कर सकता है राज्यों में। और इसको अगर 312 कर दो तो ये अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाता है। ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 123, 213, 312, ये 1 2 3 के कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पढ़ेंगे आगे, सबकी चर्चा करेंगे। तो अभी तो हम लोग चर्चा इसकी कर रहे हैं, 1 2 3 की कर रहे हैं, 123 की कर रहे हैं। तो हमने बताया कि अध्यादेश क्या है, हमने आपको बताया अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा है, या इसे कह लो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, या इसे कह लो कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, तो कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा है जिस घोषणा का महत्व और प्रभाव संसद के द्वारा बनाए गए कानून जैसा होता है। इसी को हम लोग अध्यादेश कहते हैं, इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस का उपयोग संसद के द्वारा कानून न बनाए जाने के कारण होने वाले अंतराल, गैप को भरने के लिए किया जाता है। विगत वर्षों में हमारे यहाँ ऐसे गैप को भरा गया है और बड़े अच्छे अच्छे कानून अध्यादेश के माध्यम से बनाए गए हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आप जानते हो, नाम सुना होगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना, तो ये अध्यादेश के जरिए बना, अध्यादेश के माध्यम से बना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993, ये जो अधिनियम पारित किया गया, यह कानून भी अध्यादेश के माध्यम से बना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए हैं। यदि आपके मानवाधिकारों का कोई हनन करता है, पुलिस है हनन करती है, या अन्य अधिकारी हैं हनन करते हैं, तो कोई भी अगर आपके मानवाधिकारों को छीनता है, उनका उल्लंघन करता है, उनको समाप्त करता है, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कंप्लेन कर सकते हैं। बड़ा इफेक्टिव समाधान मिलता है एनएचआरसी के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कंप्लेन करने से बहुत इफेक्टिव रोल रहता है हमेशा। तो ये जो इफेक्टिव संस्था है, ये अध्यादेश के माध्यम से ही अस्तित्व में आई है। अब कैसे अध्यादेश जारी किया जाता है, क्या प्रावधान है, 2 लाइन लिखो, पहले यहाँ लिखो, हेडिंग लिखो अध्यादेश का अर्थ, हेडिंग लिखो अध्यादेश का अर्थ, लिखो अध्यादेश के अर्थ में, अध्यादेश के अर्थ में लिखो अध्यादेश कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा, कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा, ब्रैकेट में लिखो राष्ट्रपति या राज्यपाल, यहां राष्ट्रपति लिख लो, यहां राष्ट्रपति लिख लो, वहां राज्यपाल लिखेंगे। अध्यादेश कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा, ब्रैकेट में लिखो अर्थात राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा है, की जाने वाली ऐसी घोषणा है जिसका महत्व और प्रभाव, जिसका महत्व और प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित किए जाने वाले, जिसका महत्व और प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून की भांति होता है,
जिसका महत्व एवं प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून की भांति होता है। यह संसद द्वारा उत्पन्न होने वाले विधायी अंतराल लेजिस्लेटिव गैप, यह संसद द्वारा उत्पन्न होने वाले विधायी अंतराल लेजिस्लेटिव गैप की भरपाई करता है, यानी पूरा करता है। यह संसद के द्वारा उत्पन्न होने वाले विधायी अंतराल लेजिस्लेटिव गैप को पूरा करता है, भरपाई करता है। विधायी अंतराल का मतलब है कानून न बना पाना। संसद के विधायी अंतराल का मतलब है संसद द्वारा कानून न बना पाना, इसी को कहते हैं। अब क्या प्रावधान है इसमें, आर्टिकल 123 में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये तो मैंने आपको अर्थ लिखा दिया। अब प्रावधान, कब अध्यादेश जारी किया जाता है? जाहिर सी बात है, हमने बताया कि जब संसद कानून बनाने में सक्षम ना हो तब, यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद की बैठक न चल रही हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तब राष्ट्रपति अध्यादेश की घोषणा करेगा, जारी करेगा, अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रपति अध्यादेश अपने मन से जारी करेगा? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम तो करेगा ही नहीं, वो तो मंत्रिपरिषद की राय से करेगा। तो हमेशा यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श से। हमेशा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अब राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करेगा तो अध्यादेश किन विषयों पर जारी करेगा और अध्यादेश का क्या होगा? तो जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो यह अध्यादेश संसद की आगामी बैठक में या सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश जारी करने के बाद संसद की जो अगली बैठक शुरू होगी, उस अगली बैठक में अध्यादेश को संसद में पेश करना होगा। यदि 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह कहां से गणना की जाएगी? संसद के सत्र शुरू होने की तारीख से। सत्र शुरू होने, प्रारंभ होने की तिथि से, सत्र प्रारंभ होने, शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर, यदि 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद पारित कर दे तो यह कानून बन जाएगा। अन्यथा समाप्त हो जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो उस अध्यादेश को संसद में पेश करना पड़ेगा। कब पेश करना होगा? जो अगली संसद की बैठक होगी उसमें। अगली का मतलब तुरंत, अध्यादेश के तुरंत बाद वाली, उसके बाद वाली में नहीं। और जिस तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, अगर उस तारीख से 6 सप्ताह के भीतर संसद इसे पारित कर देती है तो यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सब अध्यादेश थे, लेकिन अब कानून का रूप ले चुके हैं, तो ये कानून का रूप धारण कर लेते हैं। अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद इसे पारित न करे तो यह अध्यादेश वहीं खत्म हो जाएगा। 6 सप्ताह व्यतीत होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अब किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ये तो हमने 6 सप्ताह की बात की। अब किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? इसका संविधान में वर्णन नहीं है। यह सब भी प्री में पूछा जाता है कि यह चीज संविधान में लिखी है या नहीं, या संविधान के प्रावधानों के अनुसार अध्यादेश 6 महीने लागू होगा। अब संविधान में नहीं लिखा है तो हमें यह जानना चाहिए, तो जहां जहां आवश्यक है हम बताते चलेंगे। तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है इसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। मैक्सिमम, एक बार जब अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वो अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह जिंदा रह सकता है। ये मैक्सिमम टर्म हो सकता है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये पढ़ा हम लोगों ने कि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मान लो अध्यादेश जारी हुआ और 6 महीने का गैप हो गया, 6 महीने का गैप हो गया, तो मैक्सिमम 6 महीना ये। और जब संसद की बैठक शुरू होगी तो बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर संसद को पारित करना होगा। यानी बिना संसद के द्वारा पारित किए हुए अध्यादेश संसद की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। तो किसी भी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि हो गई वो 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है।
इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाएगा? राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। संसद को विधि बनाने का अधिकार है। अध्यादेश की शक्ति पर वही सीमाएं हैं जो संसद के कानून बनाने की शक्ति पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किन किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर पाएगा जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून किन विषयों पर बना सकती है? ये 7वीं अनुसूची में 7वें शेड्यूल में लिखा गया है। हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये बात 7वें शेड्यूल में बताई गई है कि संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है, और जिन विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी नहीं कर सकता। यही राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर सीमाएं हैं कि उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी नहीं कर सकता। जैसे जो विषय राज्य के पास है, राज्य सूची में है, उन विषयों पर संसद को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा जैसे संसद कानून बनाकर संविधान संशोधन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन करने का अलग तरीका बनाया गया है। संसद मूलाधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती कानून बनाकर। ये सब करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। कानून बनाने का तरीका, संविधान संशोधन का तरीका अलग अलग है। वो हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे कैसे अलग अलग है। अभी इतना समझो कि तरीका अलग अलग है। यानी जो कार्य संसद कानून बनाकर नहीं कर सकती वो कार्य राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके भी नहीं कर सकता। वो कार्य राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके भी नहीं कर पाएगा। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब क्या समीक्षा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति की, हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, हमने बताया कि विगत वर्षों में अच्छे अध्यादेश भी जारी हुए हैं। जैसे मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है, खाद्य सुरक्षा कानून बना है। लेकिन कुछ अवसरों पर अध्यादेश के दुरुपयोग के अवसर उत्पन्न होते रहे हैं। दुरुपयोग का तर्क दिया जाता रहा है कि अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ है। ज्यादातर दुरुपयोग राज्यों में हुए हैं, यानी राज्यपालों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन संघ के द्वारा भी दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इसलिए अध्यादेश का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, यह कहा जाता है कि यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। हमने शक्ति पृथक्करण पढ़ा कि भाई कार्यपालिका का काम अलग है, कानूनों को लागू करना, विधायिका का काम अलग है, कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है न्याय देना। यहाँ तो अध्यादेश के माध्यम से कार्यपालिका को कानून बनाने की जिम्मेदारी मिल जा रही है, जबकि कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति को कानून बनाने की जिम्मेदारी मिल जा रही है। तो ये तो शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है, इसलिए ये उचित बात नहीं है। यह भी कहा जाता है कि यह औपनिवेशिक लक्षण की देन है, यानी अंग्रेजों ने भारत में इसे शुरू किया था। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में अध्यादेश जैसे प्रावधान नहीं है। ज्यादातर ऐसे प्रावधान उन्हीं देशों में है जो किसी देश के गुलाम रह चुके थे, उपनिवेश रह चुके थे। इसीलिए इसे ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक माना जाता है। तरह तरह से क्या आलोचना की जाती है, ठीक है, आलोचनाएं अपनी जगह है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए अध्यादेश उपयोगी सिद्ध हुए हैं। लेकिन अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अध्यादेश के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया था डीसी वाधवा के मामले में। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला था। इस मामले में अध्यादेश के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। 1967 से लेकर के 1981 के बीच, 1967 से 1981 के बीच 256 बार अध्यादेश जारी किए राज्यपाल ने, जिसमें से 69 बार अध्यादेश राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के जारी किया। यानी एक बार अध्यादेश जारी किया, राज्य विधानसभा ने पारित नहीं किया, राज्यपाल ने तुरंत फिर नया अध्यादेश जारी कर दिया। इस तरीके से 256 बार अध्यादेश जारी किए गए। ये देश में अध्यादेश के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि भाई ये गलत बात है। जो अध्यादेश की पावर है वो संसद की विधायी शक्ति की विकल्प नहीं है। ये केवल एक बीच का साधन है, एक छोटा सा रास्ता है जो खोजा गया है समस्या के समाधान के लिए। अन्यथा कानून संसद को ही बनाना चाहिए। और एक बार अगर संसद ने या राज्यों के विधानमंडल ने नहीं पारित किया तो फिर अध्यादेश जारी करना ये ठीक नहीं है, ये मनमाना तरीका है। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एक असाधारण तरीका है, इसे साधारण परिस्थितियों में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। ए.के. रॉय बनाम भारत संघ के मामले में और भी तमाम मामले हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उच्चतम न्यायालय उसकी अध्यादेश की शक्ति की न्यायिक जांच कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यानी इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि कहीं अध्यादेश की शक्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग तो नहीं किया गया है, कहीं अध्यादेश अस्पष्ट तरीके से तो जारी करके व्यवस्थाएं भंग तो नहीं की गई हैं, तो कहीं अध्यादेश जारी करने में कोई राजनीतिक झुकाव तो नहीं है। इन आधारों पर अध्यादेश की शक्ति की जांच न्यायालय कर सकता है। तो फिलहाल अब अध्यादेश के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था तय हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेता है। तो लिखो, समीक्षा में लिखो, विगत वर्षों में अध्यादेश की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती रही है। निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती रही है। पहला पॉइंट लिखो, यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह औपनिवेशिक विरासत का लक्षण है। यह औपनिवेशिक लक्षण है, गुलामी का लक्षण है, औपनिवेशिक लक्षण है। ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में अध्यादेश का प्रयोग नहीं किया जाता, या अध्यादेश का वर्णन नहीं है। अध्यादेश का वर्णन नहीं है। ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में अध्यादेश का वर्णन नहीं है। अगला पॉइंट,
विगत वर्षों में इसके दुरुपयोग के अवसर उत्पन्न होते रहे हैं। विगत वर्षों में इसके दुरुपयोग के अवसर उत्पन्न होते रहे हैं। जैसे बिहार राज्य में 1967 से 81 के बीच 1967 से 81 के बीच राज्यपाल ने 256 बार 256 टाइम्स अध्यादेश जारी किए। राज्यपाल ने, गवर्नर ने 256 बार अध्यादेश जारी किए, जिनमें से 69 टाइम्स 69 बार जिनमें से 69 टाइम्स 69 बार राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अध्यादेश जारी किए गए। राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अध्यादेश जारी किए गए। यह अध्यादेश के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला था। यह अध्यादेश के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला था। पैरा चेंज करके लिखो। इसीलिए अध्यादेश की शक्ति को न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के अधीन कर लिया है। न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा के अधीन कर लिया है। इसीलिए अध्यादेश की शक्ति को न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा या न्यायिक जांच के अधीन कर लिया है। ए के रॉय बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा ए रॉय बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह अध्यादेश की मनमानेपन अस्पष्टता राजनीतिक झुकाव इत्यादि आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन, अच्छा शब्द है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। इसका मतलब है कि साधारण परिस्थितियों में प्रयोग नहीं होना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग होना चाहिए। एक असाधारण शक्ति है और असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये हो गया विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति के बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। अब इस फाइनेंशियल पावर में बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर जब बजट पारित करते हैं, बजट पारित करने की प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो वहाँ भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ कुछ एक पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 112 क्लॉज 1। आर्टिकल 112 ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के यानी संघ सरकार के वार्षिक यानी सालाना, एक साल के आय व्यय के विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की? कि भारत सरकार का जो सालाना लेखा जोखा है, आय व्यय का विवरण, सालाना लेखे जोखे को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। लेकिन संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को बजट कहते हैं। लेकिन बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो राष्ट्रपति भारत सरकार के बजट को, लेकिन बजट नहीं कहा गया है संविधान में, संविधान इसे कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण को। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि बजट को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंग्लिश जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी में कभी कभी वार्षिक वित्तीय कथन कर दिए, कुछ भी कर दिए। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाता है। अब कैसे रखवाता है, क्या प्रक्रिया है, बजट पारित करने के तरीकों में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जब संसद पढ़ेंगे। अभी तो केवल इतनी बात है। आर्टिकल 113 अनुदान मांगे राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश की जाएंगी, प्रस्तुत होंगी।
अब अनुदान मांगे क्या है लिख लो, समझाएंगे। अब जब बजट पारित करने की प्रक्रिया बताएंगे तब वहां समझाएंगे, तब समझ में आएगा। अभी लिख लो केवल इतना। आर्टिकल 2671 आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के संरक्षण में होगी। इसका मतलब है कि आकस्मिक निधि से अगर कोई खर्चा होगा, कोई व्यय होगा, तो वो सब राष्ट्रपति की सिग्नेचर से होगा, राष्ट्रपति के अधीन होगा। अब ये आकस्मिक निधि क्या होती है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। जो आकस्मिक निधि है ये अचानक किसी व्यय की अगर जरूरत पड़ जाए तो इसके लिए बनाई गई है। वैसे सारा आय व्यय संचित निधि से होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, निधियां भारत या संघ की निधियां, फंड्स, तीन फंड हैं भारत के। पहला है संचित निधि, यानी तीन पर्स है। जैसे पर्स होता है आपके पास, आप पर्स में पैसा रखते हो, वैसे ही भारत सरकार की पर्स है, ये भारत सरकार की जेब है। ये निधि का मतलब भारत सरकार की जेब है, भारत सरकार की पर्स है। तो कंसोलिडेटेड फंड पहली है संचित निधि। दूसरे को कहते हैं लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, इसके आगे फंड नहीं लगा है, पब्लिक अकाउंट। और तीसरा है आकस्मिक निधि, जिसकी हमने अभी चर्चा की, कंटिजेंसी फंड। ये तीन तरीके की निधियां हैं, अलग अलग इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में संचित निधि है, आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में लोक लेखा है, और आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में आकस्मिक निधि बताई गई है, आकस्मिक निधि बताई गई है। अब ये निधियां अलग अलग पर्पस से बनाई गई हैं, अलग अलग नियंत्रण होता है इन पर। किसका किसका नियंत्रण होता है? जो संचित निधि होती है, संचित निधि बनाई जाती है भारत सरकार के समस्त आय एवं व्यय के लिए, भारत सरकार के समस्त आय एवं व्यय के लिए। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जितना कमाती है और जितना खर्चा करती है वो सब कुछ संचित निधि से होता है। सब कुछ हम टैक्स जमा करते हैं, संचित निधि में जाता है। सरकार रेवेन्यू कलेक्शन करती है, संचित निधि में जाता है। सरकार विदेशों से उधार लेती है, संचित निधि में जाता है। जहां से भी पैसा आएगा, भारत सरकार की कमाई का जहां से भी पैसा आएगा, सब संचित निधि में जाएगा। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जेब है, सबसे बड़ी पर्स है। और जितना पैसा खर्चा होगा सब इसी में से जाएगा, खर्चा भी इसी में से होगा। सरकार मनरेगा के तहत पैसा देती है, इसी से देती है। सरकार आयुष्मान योजना के तहत पैसा देती है, इसी संचित निधि से देती है। सारे विभागों के खर्च दिए जाते हैं, मंत्रालयों के खर्च दिए जाते हैं, कर्मचारियों की सैलरी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, जो कुछ भी है सब इसी से होगा। रक्षा के लिए कोई सौदे, कोई उपकरण खरीदे जाते हैं, इसी से पैसा निकलेगा। किसी दूसरे देश की कोई मदद की जाती है, जैसे अभी मालदीव को हमने मदद की, इसके पहले श्रीलंका की थी, अब हो सकता है बांग्लादेश की भी करें, अगर बांग्लादेश की सरकार ने हमसे संबंध ठीक रखा तो। क्योंकि जो वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो भारत विरोधी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते रहे हैं, वो हर मुद्दे पर भारत की आलोचना करते रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कहने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन भारत के आलोचक रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर समर्थन करेंगे तो भारत उनकी भी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत नुकसान हो गया। तो जितना भी पैसा हम कहीं भी खर्च करें सब संचित निधि से जाता है। चाहे कोई योजना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे किसी दूसरे देश को दिया जाने वाली मदद हो, चाहे राज्यों को दिया जाने वाला पैसा हो, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, सब कुछ संचित निधि से होगा। सारा खर्च पैसा इसी में आएगा, सारी इनकम इसी में आएगी, सारा एक्सपेंडिचर इसी से होगा। सारे आय व्यय के लिए बनाई गई है, भारत सरकार की सबसे बड़ी जेब है, इसी में से सारा पैसा निकलता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, ये जेब भारत सरकार की है, लेकिन भारत सरकार का इस पर नियंत्रण ही नहीं है, कार्यपालिका का इस पर नियंत्रण नहीं है। इस पर नियंत्रण किसका है? संसद, संसद का नियंत्रण है। यह संसद के नियंत्रण के अधीन काम करती है, यानी खर्च करने का निर्णय तो भारत सरकार कार्यपालिका लेगी, लेकिन पैसा संसद देगी। अगर संसद ने अनुमति नहीं दी तो खर्चा नहीं हो सकता। इसीलिए देखो, जो बजट कार्यपालिका ने बनाया, सरकार ने बनाया, उसको संसद में पेश किया गया है। इस समय बजट पारित करने की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सेशन चल रहा है, क्योंकि बजट पारित हो रहा है इस समय। तो जब तक संसद संचित निधि से पैसा निकालने की परमिशन नहीं देगी, तब तक 1 रुपया कार्यपालिका निकाल नहीं सकती, 1 रुपया कोई विभाग निकाल नहीं सकते। जब तक संसद संचित निधि में धन जमा करने की परमिशन नहीं देगी, तब तक 1 रुपया संचित निधि में जमा नहीं किया जा सकता। और संसद जो परमिशन देती है, कैसे देती है? कानून बनाकर। खर्चा करने के लिए जो कानून बनता है उसको विनियोग कानून कहते हैं, एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं। पैसा निकालने के लिए जो कानून बनता है उसको वित्त कानून कहते हैं, फाइनेंस एक्ट कहते हैं। वो चर्चा करेंगे, जब बजट पारित करने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। तो संसद की अनुमति से ही 1 रुपया संचित निधि में जमा हो सकता है, और संसद की अनुमति से ही 1 रुपया संचित निधि से निकल सकता है। संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका न तो 1 रुपया जमा कर सकती है, न 1 रुपया निकाल सकती है। तो संचित निधि हमेशा संसद के नियंत्रण में होती है, जिससे सरकारें भ्रष्टाचार न कर सकें। फिर भी कर ले जाती हैं, जुगाड़ बहुत है। अब दूसरा तरीका है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट।
ये कैसे बनता है? ये लोक जमाओं के लिए बनाया जाता है। लोक जमाओं के लिए, लोक जमाओं का मतलब है पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स इसके लिए अलग बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मान लो बैंक में जाकर एफडी करा लेते हो तो ये पैसा संचित निधि नहीं जाएगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस जाके किसान विकास पत्र खरीद लिया तो ये पैसा संचित निधि नहीं जाएगा। आपने बैंक में सेविंग में पैसा जमा कर दिया, ये पैसा संचित निधि नहीं जाएगा। आपने कहीं भी बीमा वगैरह में, एलआईसी वगैरह में निवेश कर दिया तो ये पैसा भी संचित निधि में नहीं जाएगा। ये सब कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट में जाएगा। इसके लिए एक पब्लिक अकाउंट बताया गया। क्यों नहीं जाएगा भाई संचित निधि में? संचित निधि में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मान लो आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप अपनी जरूरत पर निकाल लेते हो, गए फटाफट एटीएम लगाया, पैसा निकाल लिया। आपने बैंक में एफडी बनवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाया, आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि भाई ऐसा करो कि मैंने जो एफडी बनवाई थी तोड़ दो, मुझे पैसा वापस कर दो क्योंकि मुझे जरूरत है। तो आपने एफडी तुरंत तोड़ ली, बैंक ने तुरंत एफडी तोड़ करके आपको पैसा रिफंड कर दिया। अब मान लो अगर ये, एक कल्पना कर रहे हैं, मान लो अगर ये संचित निधि में ये पैसा जाता तो क्या होता? अभी तो ऐसा नहीं है, आप जाते हो बैंक से तुरंत पैसा लेकर चले आते हो। मान लो अगर ये पैसा संचित निधि में जाता तो क्या होता? तो बैंक का मैनेजर कहता कि रुक जाओ, एक एप्लीकेशन दे जाओ, जब संसद की बैठक होगी तो हम तुम्हारी एप्लीकेशन भेजेंगे, जब संसद पारित करेगी तो हम तुम्हारी एफडी का पैसा तुम्हें देंगे, तब हम बैंक का पैसा तुम्हें देंगे। तो आप क्या करते? आप अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेते कि चलो इस बैंक मैनेजर की खबर लेते हैं, हमारा पैसा हमारी जरूरत पर दे नहीं रहा है। पूरे देश में हाहाकार मच जाता, मारपीट मच जाती। इसलिए जनता का पैसा, जो जनता इसलिए जमा करती है कि उसकी जरूरत पर उसे मिले, उस पैसे को संचित निधि में नहीं भेजा जाता। उस पैसे को अलग एक अकाउंट बना दिया गया, एक अलग फंड बना दिया गया, उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट। यानी पब्लिक का अकाउंट है, हमारा अकाउंट है, वो पैसा उसमें जाता है और जब हम चाहे पैसा जमा करें, जब हम चाहे पैसा निकाल लें, ये अकाउंट एक बैंकर की तरीके से काम करता है। एक बैंकर की तरीके से काम करता है। यानी जैसे हम बैंक में जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक ये व्यवस्था यहां पर लागू होती है। ये बैंकर की तरीके से वर्क करता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा पब्लिक अकाउंट में गया। हम तो गए बैंक में जमा कर दिया, हमको लगा बैंक में है ना, पैसा हमारा पब्लिक अकाउंट में है। जब हम गए बैंक से हमने पैसा निकाल लिया, हमने तो बैंक से पैसा निकाला, लेकिन हमारा पैसा वास्तव में निकला कहां से? पब्लिक अकाउंट से निकला, पब्लिक अकाउंट से निकला। हमको लगता है हमने बैंक से निकाल लिया, हमको लगता है हमने बैंक में जमा कर दिया ना, ये सब कुछ पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। ये सरल तरीके से काम करता है, बैंकर की तरीके से काम करता है, इसीलिए इसको संसद के अधीन नहीं रखा गया है। ये जो पब्लिक अकाउंट है ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। जो वित्त मंत्रालय होता है उसकी निगरानी में होता है। वो ये देखता रहता है कि भाई पैसा निकालने और जमा करने में बैंक कुछ गड़बड़ी ना करने पाए, बैंक कुछ हेराफेरी ना करने पाए। तो ये सब निगरानी वित्त मंत्रालय रखता है और इसके लिए एक अलग अकाउंट है जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कहते हैं। अब एक समस्या और है, वो समस्या ये है कि मान लो अचानक खर्चा आ जाए, जैसे वायनाड में अभी लैंडस्लाइड हो गई, बड़ी भीषण लैंडस्लाइड हो गई। वो तो हर जगह हो रही है, हिमाचल में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, और भी जगह पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वायनाड में कुछ ज़्यादा ही मचा रखी है। तो ऐसे आपदाएं आ जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा खर्च करना पड़ता है, राहत और बचाव कार्यों में पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके बाद लोगों के पुनर्वास में, रिहैबिलिटेशन में, उनको फिर से बसाने में पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि भीषण तबाही आ जाती है। तो अगर ऐसी आपदाएं आ जाएं तो ऐसी आपदाओं के लिए पैसा कैसे निकलेगा? संचित निधि से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि संसद न जाने कब बैठेगी, जरूरत अभी है। लोक लेखा से निकाल नहीं सकते, लोगों का पैसा है, न जाने कब मांगने आ जाए। तो इसके लिए एक अलग फंड बना दिया गया। हालांकि अब कानूनन बहुत सारे फंड बना दिए गए, जैसे आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग फंड ही बना दिया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, वो एक अलग फंड बन गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष है, वो अलग है। तो अब हमारे पास अलग अलग फंड हैं जहां हम मैनेज कर सकते हैं पैसे को। लेकिन बेसिकली जो संविधान जब लागू हो रहा था तब ऐसी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, ये सब तो बाद में बनाई गई हैं। तो संविधान लागू होते समय किसी भी विपत्ति से निपटने के लिए, किसी भी आकस्मिक दशा से निपटने के लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर अचानक पैसे की जरूरत होती है तो एक आकस्मिक निधि बनाई जाएगी। संसद इस आकस्मिक निधि के लिए कानून बनाएगी और कानून बना के ये तय करेगी कि भाई कितना मिनिमम पैसा वगैरह रहे, ये सब तय करेगी। लेकिन किसी भी आकस्मिक व्यय के लिए यहां से पैसा निकाला जा सकेगा, तुरंत निकाला जा सकेगा। तो आकस्मिक निधि बनाई गई आकस्मिक व्यय के लिए। लेकिन अब किसी आकस्मिक व्यय के लिए कोई पैसा चाहिए तो इस पैसे को निकालने की अनुमति कौन देगा? तो इस पैसे को निकालने की अनुमति दी गई राष्ट्रपति को। इसलिए इसको राष्ट्रपति के नियंत्रण में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, राष्ट्रपति की अनुमति से यहां पैसा निकाला जा सकता है और राष्ट्रपति हर समय मौजूद होता है अनुमति देने के लिए। राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी कि पैसा निकालना है, फटाफट सिग्नेचर कर दो। नहीं तो पैसा निकाल लिया और राष्ट्रपति ने बाद में सिग्नेचर कर दी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। आर्टिकल, इस आर्टिकल में पढ़ा, कल ही पढ़ा, आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में पढ़ा कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यानी करेगा नहीं राष्ट्रपति, लेकिन नाम से उसी के होगा। प्रधानमंत्री पैसे निकलवा लेगा और कह देगा भाई राष्ट्रपति ने निकाल लिया है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। बाद में राष्ट्रपति अपना फाइल पे सिग्नेचर कर देगा क्योंकि आकस्मिक दशा में पैसे की आपूर्ति है। तो अब जैसे मान लो इस समय राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई है, तुरंत पैसे की जरूरत हो, तो अब राष्ट्रपति के पास फाइल लेकर के कोई न्यूजीलैंड तो नहीं भागेगा ना, पैसा निकाल लिया जाएगा और जब राष्ट्रपति आएंगे तो सिग्नेचर कर देंगे। तो ये लचीला तरीका है। तो इस तरीके से भारत सरकार के जो फंड हैं
उन फंड को इन 3 अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। ये 3 अलग अलग निधियां हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पूरे टेबल से जो हमने यहाँ बनाई है। इस टेबल से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इतने से ही। इसके बाद न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है, क्लीमेंसी पावर देता है, क्षमादान की शक्तियां देता है। न्यायिक शक्तियों का मतलब क्या है? यहाँ न्याय करने का काम तो न्यायालय का है, तो न्याय करना न्यायालय का काम है। लेकिन यहाँ न्यायिक शक्तियों का अर्थ क्या है? यहाँ न्यायिक शक्तियों का अर्थ यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय जो मुकदमे की सुनवाई करता है उसमें वो आवश्यकता से अधिक दंड दे देता है, या मानवता के आधार पर दंड को कम करना चाहिए, या दंड को क्षमा करना चाहिए। न्यायालय ये सब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न्यायालय की जो व्यवस्था बनाई गई है, न्यायालय की जो प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें यह तय किया गया है कि जो तथ्य होंगे, जो साक्ष्य होंगे, जो तथ्य होंगे, जो साक्ष्य होंगे, न्यायालय उन्हीं तथ्य और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेगा, न्याय करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तथ्य और साक्ष्य किसी व्यक्ति के विपरीत हो जाते हैं जबकि वो अपराधी नहीं होता। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में पिछले साल एक व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि पिछले 10-12 सालों से वो एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। और जब सजा के 10 साल बीत गए तो सजा के 10 साल बीत जाने के बाद जिस आदमी की हत्या के आरोप में सजा काट रहा था वो आदमी जिंदा निकला, वो आदमी जिंदा निकला। यानी परिवार वालों ने पुलिस के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उस आदमी को जेल भिजवा दिया। यानी आप सोचो कितना अजीब सा वाकया रहा होगा। क्योंकि मर्डर हुआ तो पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की होगी, उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा, गवाह इकट्ठे किए होंगे, तमाम सारी बातें, ये सब साक्ष्य इकट्ठा किए होंगे, और इन सब साक्ष्यों और तथ्य के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को फंसा दिया जिसने मर्डर किया ही नहीं, जिसका मर्डर हुआ ही नहीं, मर्डर ही नहीं हुआ। न जाने किसकी बॉडी रिकवर कर दी, न जाने किसको मरा हुआ उसके खाते में दिखा दिया, और जो मरा वो न जाने कहाँ कैसे हुआ। पुलिस वाले तो बढ़िया मैनिपुलेशन कर लेते हैं अगर आप पैसा खिला दीजिए तो बेचारा 10 साल से ज्यादा जेल की सजा भी काट आया। वो तो उसके परिवार वालों ने एक दिन, अब वो गरीब था, हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा था, लेकिन इसके इतनी फीस नहीं थी कि हाईकोर्ट के वकील की फीस दे सकें, इसलिए हाईकोर्ट का वकील भी टाले जा रहा था, इसलिए अपील पर सुनवाई भी नहीं हो पा रही थी। ये तो घर वालों ने एक दिन देख लिया कि ये तो जिंदा है, दूर मार्केट में टहल रहा है, मुंह पर गमछा बांधे हुए। उन्होंने खोज निकाला, पकड़ लिया, पुलिस को खबर की, पुलिस हरकत में आई, तब मामला खुला। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटना है, मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो न्याय हमेशा तथ्य और साक्ष्य के आधार पर होता है। जिसके अगेंस्ट तथ्य और साक्ष्य आ गए, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, न्यायालय सजा दे देगा। चाहे वो गंभीर अपराधी हो या ना हो, न्यायालय उसी गंभीरता में दंड दे देगा जिस गंभीरता में तथ्य और साक्ष्य उसके खिलाफ इकट्ठे किए गए। मान लो मानवता के आधार पर सजा कम करने की जरूरत है, तो न्यायालय मानवता के आधार पर सजा कम नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय मानवता के आधार पर निर्णय नहीं लेता, वो केवल तथ्य और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसी परिस्थितियां न्याय के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, यानी न्यायिक त्रुटियों की संभावना रहती है, न्यायिक गलतियों की संभावना रहती है। अब इसमें न्यायाधीशों की गलती नहीं है, उनके सामने तो जो साक्ष्य आए, जो तथ्य आए, उन्होंने उसके आधार पर सजा दे दी। इसके पीछे गलती थी पुलिस की, इसके पीछे गलती थी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब लोगों की। जो वकील लड़ रहे थे उन्हें पता था, जो वकील मुकदमा लड़ रहे थे उन्हें पता था कि सब गलत है, गलती है वकीलों की, लेकिन सब अपने लोभ में पड़े थे, सब अपने लालच में पड़े थे, सबको पैसा मिल गया, सबने रिश्वत खा ली और व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया न्याय के बजाय। ऐसी दशाओं में जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं उनको कुछ न्यायिक शक्तियां सौंपी जाती हैं जिससे वो ऐसी न्यायिक त्रुटियों को दूर कर सकें, और सभी देशों में दी गई हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, और हमारे यहाँ भारत में भी। इसीलिए ये शक्तियां कार्यपालिका को दी गई हैं जिससे न्यायिक त्रुटियों को दूर किया जा सके। आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां सौंपता है और पर्याप्त न्यायिक शक्तियां देता है भारत का राष्ट्रपति। चाहे वो सेना न्यायालय ने कोई दंड दिया हो, चाहे वो हमारे किसी न्यायालय ने मृत्यु दंड तक दिया हो, न्यायालय किसी भी दंड को पूरी तरीके, राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, ये सारे कार्य कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। अब न्यायिक शक्तियों का अलग अलग कैटेगराइजेशन है, क्षमादान है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंब है, कैसे कैसे ये न्यायिक शक्तियां हैं, कैसे कैसे उनका प्रयोग करता है, कब कब उनका प्रयोग करता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। 2 लाइन लिख लो, बाकी चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे, क्योंकि समय लगभग समापन की ओर है। तो आपके क्वेश्चन ले लेंगे, चैट ऑन कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन ले लेंगे। पहले 2 लाइन लिख लो, लिखो लिखो, 2 पंक्तियों में लिखो। न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए, न्यायिक भूल को सुधारने के लिए, या न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए, इसका मतलब है न्यायिक भूल को सुधारने के लिए, न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का अवसर दिया गया है। कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का अवसर दिया गया है। ऐसी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन में भी कार्यपालिका के प्रधान को सौंपी गई हैं। ऐसी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों में भी कार्यपालिका के प्रधान को सौंपी गई हैं। ऐसी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कार्यपालिका के प्रधान को सौंपी गई हैं। भारत में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं जो
सामान्य न्यायालय या सेना न्यायालय द्वारा, जो सामान्य न्यायालय या सेना न्यायालय द्वारा, सेना का अपना अलग न्यायालय होता है, जो सामान्य न्यायालय या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या कम कर सकता है, क्षमा या कम कर सकता है। वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अब कैसे, ये सारी चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे, क्योंकि समय लगभग कंप्लीशन की ओर है, 10 मिनट बचे हैं। तो अब आपके चैट क्वेश्चन ले लेते हैं, चैट ऑन हो गया है, क्वेश्चन आप भेज दीजिए अपने, और आपके क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बाकी न्यायिक शक्तियों में चूंकि क्षमादान है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंब है, तो क्या क्या है, फिर इनकी आलोचना क्या है, ये समीक्षा क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे विस्तार से, प्री और मेन दोनों नजरिए से। ठीक है रियाज, मुज्जम, ठीक है कपिल, डिस्टर्बेंस कैसे दूर करें? अच्छा, आकस्मिक नींद बता दें, ठीक है। देखो, डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने टारगेट पर फोकस्ड हो जाओ। अगर अपने लक्ष्य पर आप फोकस्ड हैं, अंदर से एक उमंग उठती है आपके लिए पढ़ने की, एक बड़ी उत्कट भावना उत्पन्न होती है, प्रभावी भावना उत्पन्न होती है अंदर से कि नहीं, ये टारगेट तो हमें पूरा करना ही है, जिसे कहते हैं जब आप मन से ठान लेते हो एक बार। तो अगर आपने मन से ठान लिया है तो फिर कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती, तो बाधा नहीं आती, बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यानी आप कमिटमेंट अगर आप अच्छे तरीके से पाल लेते हैं, तो अगर डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उनसे आप निजात नहीं पा रहे हैं, मुक्त नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके कमिटमेंट में कहीं ना कोई कमजोरी है, आप बहुत कमिटेड नहीं है एग्जाम के प्रति, है ना। इसे बुरा मत मानिएगा, सभी के लिए है कि कमिटमेंट की कमी है। यानी हम आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है आईएएस बनने की, बस लग रहा है कि हाँ हम तैयारी कर लें और बन जाएं तो अच्छा होगा, तैयारी कर लें बन जाएं तो अच्छा होगा, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। जिस दिन अंदर से आवाज़ आने लगेगी ना, सारी बाधा खत्म हो जाएगी। विधेयक क्या होता है? अरे ये तो बता चुका हूँ मैं क्लास में, कल भी मैंने बताया था। कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट पेश किया जाता है, जो खाका पेश किया जाता है, उसको विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के लिए जो विधेयक पेश करते हैं, उसको, जो खाका पेश करते हैं, उसको विधेयक कहते हैं। मोहम्मद कहते हैं सस्पेंसिव वीटो बताते हैं, निलंबनकारी। देखो, हमने बताया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जब संसद के द्वारा विधेयक पेश करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को लगता है कि संसद को एक बार विचार करना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के पास विचार करने के लिए वापस कर देता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और जब संसद उस पर विचार करके राष्ट्रपति को दोबारा भेजती है, तो राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना बाध्यकारी है। इसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने पहली बार अनुमति नहीं दी, इसका मतलब राष्ट्रपति ने अनुमति रोक लिया, तो राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति ने संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया, इसका मतलब राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया। लेकिन संसद ने दोबारा भेज दिया पारित करके, तो अब राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, अब अनुमति देना उसकी मजबूरी है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने जो पहली बार वीटो का प्रयोग किया था वो खत्म हो गया। तो इसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। वैध होने का मतलब लीगल होना, जो चीज़ कानून सम्मत होती है, कानून के अनुसार होती है, उसको वैध कहते हैं। वैध नहीं होता, वैध होता है। एक था आर्टिकल 85, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 85 में 3 बातें हैं: संसद के सत्र को बुलाना, समाप्त करना और लोकसभा भंग करना। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, जो लोग चुनाव में वोट देते हैं उनको, उनके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देते हैं उनके समूह को, उन लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। कौन लोग वोट देते हैं, ये हमने आर्टिकल 54 में लिखाया है आपको। मनोनीत सदस्य कैबिनेट सचिवालय के परामर्श नहीं, मंत्रिपरिषद, ये भी कल मैंने बताया था कि राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों को मंत्रिपरिषद के परामर्श से मनोनीत करता है। मेरे साथ पॉलिटी के लिए पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिखा रहा हूँ, उसको आप पढ़ते चलो, साथ साथ रिवाइज करते चलो, साथ साथ हमेशा रिवाइज करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, पेयर एक्ट से वो आर्टिकल पढ़ो। इसके बाद भी समय है तो पीडब्ल्यू की बुक पढ़ो। इसके बाद भी समय है तो कोई टेक्स्ट बुक पढ़ो, जैसे हमने बताया बीके शर्मा पढ़ सकते हो, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हो, तो कोई टेक्स्ट बुक पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। नहीं है समय तो नोट्स पर ही फोकस रखो। कूटनीतिक शक्ति दोबारा समझा दें। कूटनीतिक शक्ति में कुछ है ही नहीं है। राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधियां करता है, समझौते करता है, इसी को कूटनीतिक शक्ति कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक पावर है। इसके लिए एक विदेश मंत्री नियुक्त किया जाता है, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो दूसरे देशों के साथ संधियां और समझौता करने के लिए सारी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। आशुतोष कहते हैं मेरे भी प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न भेजते रहिए, जो सामने आ जाएगा वो मिल। अब इस समय अगर आपका क्वेश्चन होता तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता, लेकिन आपका ये क्वेश्चन था वो मेरे सामने आ गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है बस। हाँ कशिश, अगर नियमों को कोई नहीं मानेगा तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए नियमों को मनवाने के लिए, कानून को मनवाने के लिए जो सरकार है, पुलिस तंत्र का उपयोग करती है कि आप नियमों को फॉलो करें। जो नियमों का फॉलो नहीं करते उनसे उनको दंड दिया जाता है कानूनन। जैसे अभी देखो, ईडी का एक अधिकारी, सहायक निदेशक, ऊंचे रैंक पर बैठा हुआ व्यक्ति 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया, ईडी ने खुद पकड़ लिया। अब उसके ऊपर ईडी ने मुकदमा शुरू कर दिया है, अभी आज ही के पेपर में है खबर। जो कानून का उल्लंघन करेगा वो दंड पाएगा। राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने का क्या मतलब है?
तो क्यों समाप्त कर दें? इतनी अच्छी व्यवस्था चली आ रही है तो क्यों खत्म कर दें? राष्ट्रपति सरकार के अभिभावक के रूप में काम करता है। न्यूजीलैंड जाना था, इस समय सब बिजी हैं, कोई नहीं जा सकता, बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही है, तो भाई राष्ट्रपति को भेज दिया गया कि चलो तुम यात्रा कराओ, अच्छी बात है। पीडब्ल्यू की बुक समझ में नहीं आता, मेरे नोट से पढ़ो ना। मैंने कहा कि पहले नोट्स पर फोकस करो, पर सीमा आयोग तब पढ़ेंगे जब इलेक्शन पढ़ेंगे तब। अनुज कहते हैं अध्यादेश क्या है? अध्यादेश हमने बताया जब संसद बैठक ना हो, जब संसद की बैठक ना चल रही हो, तो जब तक संसद की बैठक नहीं होगी तब तक कानून नहीं बनेगा, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है। तो अगर संसद की बैठक नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि कानून नहीं बन सकता, और किसी भी विषय पर कानून बनाना बेहद जरूरी है। तो बिना संसद की बैठक शुरू हुए कानून तो बन नहीं पाएगा। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए, जो अचानक उत्पन्न हो गई है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए आर्टिकल 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक ऐसी घोषणा कर सकता है जिसका महत्व और प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होगा। ऐसी घोषणा को अध्यादेश कहते हैं। ऐसी घोषणा को अध्यादेश कहते हैं। इससे में क्या आता है? इससे आता है और क्या आएगा? लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी। अमीषा कहती है मेरा मैसेज नहीं पढ़ते, देखो पढ़ लिया। ये नहीं कह सकते नहीं पढ़ते, जो मैसेज सामने दिखा वो पढ़ लिया। ठीक है रियाज, दोबारा फिर तुम्हारा मैसेज आ गया, आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते। अमीषा ये सब मत लिखा करो। अब अगर इसके बजाय क्वेश्चन लिखा होता तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाता। 3 बार तुम्हारा ये मैसेज आ गया, मेरा मैसेज नहीं पढ़ते, मेरा मैसेज नहीं पढ़ते। क्वेश्चन भेजा होता तो क्वेश्चन आ जाता तुम्हारा। नमन कहते हैं डाउट सेशन रख लीजिए। अब क्वेश्चन भेजा होता तो क्वेश्चन आता, तुम्हारा ये बेकार का मैसेज नहीं आता। तो क्वेश्चन भेजो, क्योंकि जैसे मेरी निगाह के सामने आएगा चैट में, मैं तुरंत पढ़ लूंगा। उसके बजाय तुम लोग दूसरे तरीके के क्वेश्चन भेज रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। मेरा भी प्रश्न देखिए गौरव, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? अरे आप क्वेश्चन भेजते रहो। मैंने कहा कि चैट बहुत तेजी से स्विच करता है, बहुत तेजी से भागता है मेरी आंख के सामने से। मैं बहुत कंसंट्रेट होकर फोकस्ड रहता हूँ उस पर, तो जिसका क्वेश्चन कैच कर लेता है वो मैं ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन भेजते रहो, इन सारी चीज़ों को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रसाद पर्यंत आगे विस्तार से समझाएंगे, जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब लिखा देंगे उसको। रिवीजन करने का तरीका पहले लेक्चर में बता दिया है, एक बार सुन लो। अमीषा ने लिखा जो आप पढ़ाते हो वो आगे चला गया क्वेश्चन। आकस्मिक निधि से पैसा कहाँ से आता है? आकस्मिक निधि में मिनिमम 500 करोड़ रुपए रहते हैं, और ये 500 करोड़ रुपए संचित निधि से ही डाले जाते हैं इसमें मिनिमम। तो संचित निधि से ही निकाल के उसमें रख दिया जाता है। देखा करो, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं लेते, क्योंकि क्वेश्चन भेजोगे क्वेश्चन आएगा। जो पढ़ाते हैं वही लो। फिर अमीषा का क्वेश्चन था बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। पीएम को प्रेसिडेंट हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, अगर उसका बहुमत खो जाए तो लोकसभा में। प्रेसिडेंट कितने दिनों तक विधेयक को अपने पास रोक सकता है? कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल के लिए। 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? धीरे धीरे पढ़ो, एक एक टॉपिक विस्तार से पढ़ो। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े बिना कोई तैयारी मत करो। अगर 12th में हो तो सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करो, बाकी फिर नोट्स पर फोकस करो। हर टॉपिक के लिए जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसको पढ़ो। नोट्स काफ़ी हैं, ये सब मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ नमन। जो पढ़ा रहा हूँ उसको विस्तार से पढ़ते चलिए, उसको क्वेश्चन इस दायरे से बाहर नहीं आते। हमेशा क्वेश्चन भेजो दोबारा। ऑप्शनल हिस्ट्री जीएस में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब ऐसे ऑप्शन हैं जो जीएस में हेल्प करते हैं। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद संसद डिजॉल्व हो जाए? संसद नहीं होती डिजॉल्व, लोकसभा होती है डिजॉल्व। अगर अध्यादेश पारित होने के बाद लोकसभा डिजॉल्व हो जाए तो अध्यादेश को अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो वो कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, जैसे ही लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, और 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा को पारित करना होगा। हमेशा कहती हैं जो आप पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। उतना पढ़ लोगे, उतना तैयार हो जाएगा, समझ लोगे तो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। पीएसआईआर की बुक लिस्ट, अच्छा तो चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओपी गौबा की बुक ले सकते हो, राजनीतिक सिद्धांत ओपी गौबा, प्रशासनिक पाश्चात्य और भारतीय चिंतक ओपी गौबा, बीएल फाड़िया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय राजनीति, और सीपी गेना की तुलनात्मक राजनीति, ये किताबें हैं पीएसआईआर के लिए बेसिक। अच्छा पेपर 2 का रिव्यू देखा था, चलो अच्छी बात है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। क्या कहें। 2026 के लिए स्ट्रेटजी देखो, 2026 के लिए पहला काम ये करो कि एक मैक्रो स्ट्रेटजी बनाओ, जिसमें टारगेट ये रखो कि 2025 तक, 24 चल रहा है, आधा बीत चुका है, आधा 24 बचा है और पूरा 25 बचा है। आधे 24 और पूरे 25 का उपयोग आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने और कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करने के लिए कर लेना है। जिसको 26 में देना है उसको ऑप्शनल भी कर लेना चाहिए अभी, जिसको 26 के बाद देना है वो बाद में कर सकता है, लेकिन जिसको 26 तक देना है वो उसको ऑप्शनल भी अभी कर लेना चाहिए। और दिसंबर 2025 के पहले प्री का पूरा सिलेबस, मेन का पूरा सिलेबस, ऑप्शनल
तैयार हो जाना चाहिए और कम से कम 8 से 10 बार, कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। सिलेक्शन नहीं रुकेगा 2026 में, गारंटी मेरी है। सिलेक्शन नहीं रुकेगा 2026 में, गारंटी मेरी। लेकिन 2025 तक सीसैट, प्री का पूरा जीएस, मेन का जीएस, एसए, ऑप्शनल सब तैयार हो जाना चाहिए और ईमानदारी के साथ, कम से कम 8 से 10 रिवीजन के साथ। इसके बाद 2026 का रिजल्ट आपका होगा, ये तय है, ये निश्चित है। अब ये स्ट्रेटजी खुद बनाओ कि कैसे 2025 तक आपके पास कितने टाइम की अवेलेबिलिटी है, समय की कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसे क्या हो, समय कितना निकाल सकते हो, वो करके आप आगे चर्चा कर सकते हो। नक्सलवाद आगे जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से समझाएंगे। उग्रवादी हैं, वामपंथी उग्रवादी हैं, आपको ये क्या होते हैं, तो ये सब विस्तार से सिक्योरिटी में समझाएंगे आप। लोक लेखा में पैसा जनता भेजती है, जनता जमा करती है। पॉकेट वीटो तब होता है जब राष्ट्रपति कोई निर्णय ही नहीं लेता। ना तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देता है और ना ही विधेयक पर अनुमति रोकता है, कुछ नहीं करता, विधेयक टेबल पर चुपचाप पड़ा रहता है। तो जब कई दिन बीत जाते हैं तो सब लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लगता है पॉकेट वीटो यूज कर लिया राष्ट्रपति ने। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति ने जब विधेयक पर अनुमति नहीं दी, अनुमति रोक लिया, तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। स्टेट में भी अध्यादेश होते हैं, वो गवर्नर पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। राज्यपाल, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है राज्य में, और संघ में राष्ट्रपति जारी करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच कितने का है ये देख लो जाकर के ऐप पर। 7, 7,500 या 8,000 ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, जाकर देख लो ऐप पर, पता लग जाएगा। PSIR ऑप्शनल मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही है, क्लासेस सारी ऑप्शनल की चल रही है। पॉकेट वीटो फिर से समझाएं। अच्छा, अभी हमने बताया पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति, हमने बताया जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, आप मान लो राष्ट्रपति हो, आपके पास विधेयक आया, आपने अनुमति दे दी तो कानून बन जाएगा, आपने अनुमति रोक ली तो कानून नहीं बनेगा। अगर आपने विधेयक को अपनी टेबल पर पड़ा रहने दिया, कोई निर्णय ही नहीं ले रहे हो, कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, विधेयक आपकी टेबल पर पड़ा हुआ है, ये पॉकेट वीटो हो गया। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल पड़ा हुआ है टेबल पे, आप निर्णय नहीं ले रहे हो, ये पॉकेट वीटो हो गया। तो पॉकेट वीटो का मतलब है राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेता। अगर सरकार पूछती है, राष्ट्रपति से पूछेगी तो ही, तो राष्ट्रपति कहता है विचार कर रहे हैं अभी, राष्ट्रपति कहता है विचार कर रहे हैं, फिर सरकार पूछेगी भाई विचार किया, बोले कर रहे हैं अभी, फिर कुछ दिन बाद पूछा अरे भाई हुआ, बोले अभी पढ़ रहे हैं, अभी कर रहे हैं विचार, सोचेंगे तब बताएंगे। तो ये जो तरीका है ये पॉकेट वीटो है। ठीक है, तो चलो फिर आज की चर्चा को यहीं पर रोकते हैं हम लोग, और इसके बाद फिर कल हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। न्यायिक शक्तियों को हमने इंट्रोडक्शन लिखा दिया है, न्यायिक शक्तियों में किस तरीके से गतिविधियां चलती हैं हम लोग आगे चलेंगे, विधि का शासन आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। थैंक यू।
जो पढ़ा रहा हूँ उसको विस्तार से